हेलो स्टूडेंट्स, चलो अगला टॉपिक करते हैं। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको कहीं पर खर्चा करना है, यानी कहीं आप विनियोग करना चाहते हैं, ऐसी जगह खर्चा करना चाहते हैं जहाँ से फ़ायदा हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती होंगी कि खर्चा कहाँ पर करना चाहिए। खर्चा ऐसी जगह करना चाहेंगे आप जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, कम पैसे जाएँ आपकी तरफ से और ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। आप ऐसी जगह ही खर्चा करना चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो एक व्यवसाय है वो भी जब विनियोग के बारे में सोचता है तो विनियोग करने के लिए उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से उसे एक विकल्प को चुनना होता है, क्योंकि विनियोग तो एक ही जगह करना है। हो सकता है एक से ज़्यादा जगह विनियोग करना पड़ जाए अगर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ घटक तो होंगे, जो कि कुछ ना कुछ घटक मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होंगे, घटक होंगे जो कि ये व्यवसाय के निर्णय लेने को प्रभावित करते होंगे कि वो कहाँ पर विनियोग करे। तो एक कंपनी जब विनियोग निर्णय लेती है तो वह ध्यान रखती है कि कौन कौन से घटक उसके विनियोग निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। विनियोग निर्णय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें दो प्रकार के निर्णय को शामिल करा जाता है, लघुकालीन विनियोग निर्णय और दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। लघुकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक हम बाद में पढ़ेंगे, एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि लघुकालीन विनियोग निर्णय को कार्यशील पूंजी निर्णय भी कहा जाता है, और ये कार्यशील पूंजी निर्णय जो है इनको हम स्थायी पूंजी निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक के साथ पढ़ लेंगे। अभी हम सिर्फ देखने जा रहे हैं कि दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को तीन घटक प्रभावित करते हैं। पहला जो हमें पढ़ना है, परियोजना का रोकड़ प्रभाव। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, यानी कि जिसमें भी आप विनियोग करना चाहते हैं। अभी परियोजना हो सकती है आपको लागत कम करने के लिए मशीनरी खरीदनी पड़ जाए, यानी कि कंपनी को लागत कम करने के लिए मशीनरी खरीदनी पड़ जाए, या फिर हो सकता है विज्ञापन करना है कहीं पर। विज्ञापन करने से क्या फ़ायदा होता है, विक्रय बढ़ जाता है, आप जानते हैं कि उसका भी फ़ायदा मिलता है। तो विक्रय कितना बढ़ेगा, कितना लाभ बढ़ जाएगा कंपनी का, लागत कितनी कम हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। उसी में से एक है जब हम परियोजना का चयन कर रहे होंगे, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है ये चुन रहे होंगे, तो क्या देखेंगे, उस परियोजना का, उस प्रोजेक्ट का रोकड़ प्रभाव कैसा है। तो बिल्कुल श्योर, मतलब कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि वहां पर विनियोग किया जाएगा जिस जिस परियोजना में इनफ्लो ज़्यादा है कैश का, यानी कि कैश का अंतर प्रवाह ज़्यादा है, अंतर प्रवाह। और बहिर्प्रवाह क्या है, अंतर प्रवाह ज़्यादा है और बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो, आउट मतलब बाहर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो बहिर्प्रवाह क्या है, जिसका कम है, तो उस परियोजना में विनियोग करिए। दूसरा फैक्टर देखते हैं, आय की दर। आय की दर का मतलब होता है जो आपने विनियोग करा उस पर कितना प्रतिशत का फायदा होगा। 1 लाख रुपये लगाया आपने, 10,000 रुपये आपको फायदा हो रहा है, यानी कि 10% आय की दर है। आपने 2 लाख रुपये लगाए, कहीं पर 5% का फायदा हो रहा है सिर्फ, या फिर कहीं आपको सिर्फ 10,000 का फायदा हो रहा है तो 5% का फायदा हो रहा है, तो 5% क्या है, आय की दर है। तो ये बात नाम से पता लग रही है, वहां पर विनियोग कराया जाएगा जिसमें आय की दर अधिक हो। तो दो फैक्टर आपको समझ आ गए, वहां विनियोग करो जहां पर पैसा आएगा ज़्यादा, कैश आएगा ज़्यादा, रोकड़ आएगा ज़्यादा और जाना कम होगा। वहां पर विनियोग करो जहां पर आय की दर अधिक है, यानी कि दो प्रोजेक्ट अगर आपके पास हैं, दो परियोजनाएं आपके पास हैं, तो आप उसका चुनाव करेंगे जहां पर आय की दर अधिक है। दूसरी बात, अगर ये दोनों क्राइटेरिया, इन दोनों के आधार पर, इन दोनों घटक के आधार पर अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप अन्य विनियोग कसौटियां देखेंगे। अन्य विनियोग कसौटियों में बाकी सभी विनियोग की कसौटियां मतलब पक्ष आ गए, आप बाकी सारे पक्ष देखेंगे। मान लेते हैं दो परियोजनाएं हैं जिनका रोकड़, जिनका जिन पर विनियोग जो है, जिन पर विनियोग की आय की दर जो है, आय की दर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि 10% है। अगर दोनों पर आय की दर बराबर है, दोनों पर पैसा सेम विनियोग किया जाना है, तो फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप देखेंगे जोखिम। तो ये अन्य कसौटियों का भाग आ जाएगा, जोखिम किस में ज़्यादा है आप यही देखेंगे। तो आप उस परियोजना का चुनाव करेंगे जिसमें जोखिम कम है। विनियोग करते समय आप ये भी देखेंगे कितने वित्त की आवश्यकता आपको होगी। विनियोग करते समय आप ये भी देखेंगे कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है या उधार लेना पड़ेगा। अगर उधार लेना पड़ेगा तो वित्त प्राप्त करने की लागत, वित्त लागत कितनी आएगी। वित्त लागत का मतलब है अगर आपने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिए, उसके बाद अगर आपको जो ब्याज देनी पड़ रही है उस पर या लाभांश देना पड़ रहा है, वो वित्त लागत है। तो वित्त लागत कितनी आएगी, ये घटक भी परियोजना में विनियोग के निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को तीन घटक प्रभावित करते हैं। परियोजना का रोकड़ प्रभाव, इसमें हमने देखा उस परियोजना में विनियोग करना चाहिए जिसका इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम। परियोजना पर आय की दर, उस प्रोजेक्ट पर, उस परियोजना पर विनियोग करना चाहिए जिसमें आय की दर अधिक हो।
अन्य विनियोग कसौटियों में हमने देखा जोखिम, वित्त की आवश्यकता, वित्त लागत, इन सभी पक्षों को, कसौटियों को ध्यान में रखते हुए विनियोग निर्णय लिए जाने चाहिए। चलो अगला देखते हैं, वित्त व्यवस्था निर्णय। एक मेन बात आपको दिमाग में रखनी है, हम वित्त वहां से प्राप्त करेंगे जहां से हमें वित्त सस्ते में मिलेगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वित्त हमें सस्ता कहाँ से मिलता है, जब हम पैसे को उधार लेते हैं, ना कि मालिकों से लेते हैं। अगर हमने पैसा ऐसी जगह से लिया जहाँ पर स्थायी दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है या स्थायी दर से लाभांश का भुगतान किया जाना है, वो सस्ते वित्त के स्रोत आते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसका उधार नहीं चुका पाते तो वो आप पर केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। वो कह सकता है ये मेरी ना तो ब्याज देता है और ना ही मेरे को ये मूलधन वापस करता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जब आप वित्त व्यवस्था निर्णय ले रहे होंगे तो आप पहली चीज रखेंगे सबसे सस्ता वित्त का स्रोत आपको मिले। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कोई जोखिम ना ले। बात क्लियर है? यानी कि जिस भी हम घटक की बात कर रहे होंगे यहाँ पर, तो हम यही कोशिश कर रहे होंगे कि वित्त की लागत को कम से कम करा जाए और वित्तीय जोखिम जो है यानी कि भुगतान ना करने का जोखिम जो है वो सामने ना आए। तो एक एक करके घटक देखते हैं। पहला घटक है रोकड़ प्रवाह स्थिति। रोकड़ प्रवाह स्थिति का मतलब क्या? कैश की आने जाने की स्थिति, यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो की स्थिति। कंपनी जिसके पास रोकड़ जो है यानी कि कैश जो है वो काफ़ी आता जाता रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि 6 महीने तक कैश नहीं आ रहा, 3 महीने तक कैश नहीं आ रहा या फिर 1 साल तक कैश नहीं आ रहा, फिर आगे कैश आना शुरू होगा। ऐसी स्थिति में अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन यानी कि रोकड़ प्रवाह स्थिति जो है वो मजबूत है, यानी कि वो उसके पास कैश आता जाता रहता है, रोकड़ का आना जाना क्या है, मजबूत है, तो कंपनी उस स्थिति में क्या करेगी? कंपनी सोचेगी कि कंपनी क्या सोचेगी कि वह ब्याज का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकती है क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कंपनी के सामने कि वो ब्याज का भुगतान भी ना कर पाए। तो ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में कंपनी है, यानी कि ऐसा कोई रिस्क कंपनी के सामने आएगा ही नहीं कि कंपनी ऋणदाताओं के ब्याज के भुगतान को ना कर पाए या फिर उनकी मूल राशि का भुगतान ना कर पाए। यानी कि अगर कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति मजबूत है तो कंपनी को ऋण पूंजी का प्रयोग करना चाहिए, सस्ते वित्त के रूप में ऋण पूंजी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा देखते हैं आय की दर। अगर कंपनी को आय कम होती है, आय की दर कम है, मान लेते हैं बहुत सारा पैसा लगा रखा है, सिर्फ 5% की अर्निंग हो पाती है, तो कंपनी 10% के ऋण पत्र जारी करने के बारे में क्यों सोचेगी या बैंक से ऋण लेने के बारे में क्यों सोचेगी? ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है। तो आय की दर अगर कंपनी की अच्छी है, ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करे? ऋण पूंजी का प्रयोग करे, अन्यथा ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रीजन वही है, जोखिम उत्पन्न हो जाता है। दूसरा ब्याज आवरण अनुपात। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा ब्याज आवरण अनुपात क्या होता है। आपके पास जो ब्याज है उसको पे करने के लिए, ब्याज का भुगतान करने के लिए आपको लाभ कितना हो रहा है, आपकी EBIT कितनी हो रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी हो रही है, इस अनुपात को कहते हैं ब्याज आवरण अनुपात। यानी कि लाभ तथा ब्याज के अनुपात को क्या कहते हैं? हम ब्याज आवरण अनुपात कहते हैं। आवरण मतलब कवर करना, ठीक है, पूरा करना। अगर पता लगता है आपके पास 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और ब्याज देनी पड़ती है सिर्फ 2 रुपए की, यानी कि अनुपात 5:1 आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास 5 गुना लाभ होता है ब्याज के भुगतान करने के लिए। ब्याज आपकी 1 रुपये ही देनी है आपको और उससे ज्यादा 5 गुना फायदा हो रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कंपनी को? कंपनी को सस्ते वित्त के रूप में ऋण पूंजी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ऋण सेवा आवरण अनुपात। ऋण सेवा आवरण अनुपात क्या होता है ये देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कंपनी को ऋण दिया तो ऋण की सेवा दी, एक तरीके से बोल सकते हैं। उस सेवा के बदले वो कहता है भाई मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। रिटर्न में वो या तो मांगेगा, वो क्या मांगेगा? ब्याज मांगेगा। ये बात याद रखनी। एक व्यक्ति ने कंपनी को पैसा दिया और वो कहता है मैं कंपनी का मालिक बन गया। वो कहता है लेकिन मुझे अर्निंग फिक्स चाहिए, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि पूर्वाधिकार अंश, तो उन पर लाभांश भी निश्चित दर से देना ही पड़ेगा। और एक समय आएगा जब वो मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और परिपक्वता अवधि के बाद उनकी मूलधन का भुगतान करना पड़ेगा। मूलधन, ये सब भुगतान करने के लिए चाहिए क्या? रोकड़। अगर रोकड़ इतना है व्यवसाय के पास, कैश इतना व्यवसाय के पास है कि ब्याज, लाभांश और मूलधन, मूलधन किसका? पूर्वाधिकार अंश का मूलधन और ऋण पत्रों का मूलधन,
इनका भुगतान करने के लिए अगर पर्याप्त कैश, पर्याप्त रोकड़ कंपनी के पास है, यानी कि कंपनी का अगर ऋण सेवा आवरण अनुपात क्या है वो ज्यादा है, तो उस स्थिति में कंपनी क्या करेगी, सस्ते वित्त के रूप में या तो पूर्वाधिकार अंश का प्रयोग करेगी या फिर ऋण पत्रों का प्रयोग करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों करेगी? क्योंकि कंपनी इस स्थिति में है कि वो ब्याज, लाभांश और ऋण पत्र तथा पूर्वाधिकार अंश पर या फिर अन्य ऋण के स्रोत पर ब्याज और मूलधन का भुगतान कर सकती है। तो यानी कि अगर ऋण सेवा अनुपात अधिक है, ऋण सेवा आवरण अनुपात अधिक है, तो कंपनी सस्ते वित्त के रूप में ऋण पूंजी का प्रयोग करे या फिर पूर्वाधिकार अंश का। नेक्स्ट देखते हैं पूंजी लागत। जब कंपनी ये चुनाव कर रही हो कि किस वित्त के स्रोत से वित्त प्राप्त करा जाए, यानी कि किस पूंजी का प्रयोग करके वित्त प्राप्त करा जाए, कंपनी को देख लेनी चाहिए कौन सी सस्ती पूंजी है। सस्ती पूंजी आप जानते हैं ऋण पूंजी होती है। अगर सारी स्थिति समान है तो कंपनी को ऋण पूंजी का प्रयोग करना चाहिए या फिर पूर्वाधिकार अंश का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते वित्त का स्रोत है। आगे देखते हैं संचालन लागत। संचालन मतलब व्यवसाय को चलाने की लागत। व्यवसाय में दो प्रकार की संचालन लागतें होती हैं। एक होती है स्थायी, जैसे कि रेंट हो गया या फिर मान सकते हैं हम सैलरी हो गई एम्प्लॉयज की, और होती है वेरिएबल यानी कि अस्थायी। अस्थायी में हम किस किस को मान सकते हैं? कच्चे माल की खरीद, कच्चे माल उतना ही खरीदा जाएगा जितना उत्पादन हो रहा है, बिजली का बिल उतना ही दिया जाएगा जितना कि उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं व्यवसाय के पास स्थायी लागत बहुत ज्यादा है, स्थायी प्रचालन लागत बहुत ज्यादा है। प्रचालन कर देते हैं, संचालन की जगह प्रचालन भी लिख सकते हैं। व्यवसाय को चलाने की लागत क्या है? प्रचालन लागत क्या है? स्थायी प्रचालन लागत अगर कंपनी की ज्यादा है। अगर स्थायी प्रचालन लागत ज्यादा है, और आप जानते हैं जो ऋण पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो भी स्थायी वित्त लागत होती है, वो वित्त लागत होती है, प्रचालन लागत की बात कर रहा हूं। यानी कंपनी के ऊपर अगर स्थायी प्रचालन लागत का भार बहुत अधिक है, उस स्थिति में कंपनी क्या करे? स्थायी प्रचालन लागत का भार अधिक है, स्थायी प्रचालन लागत मतलब रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है, उस स्थिति में कंपनी को क्या करना चाहिए? कम से कम स्थायी वित्त लागत रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कंपनी को ऋण पूंजी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या फिर पूर्वाधिकार अंश का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पता है आपको, अगर ऐसा कंपनी करे, कंपनी के ऊपर पहले से ही भार है रेंट देने का, सैलरी देने का, उसके बाद कंपनी ने ब्याज देने का भार और अपने ऊपर डाल दिया, तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है वो भुगतान ना कर पाए ब्याज का, और वो जो लेंडर्स होंगे यानी कि ऋणदाता होंगे वो कोर्ट जा सकते हैं और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात से बचने के लिए कंपनी को अगर स्थायी प्रचालन लागत अधिक है तो स्थायी वित्त लागत को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे देखते हैं निर्गमन लागत। निर्गमन का मतलब होता है जारी करना, इशू करना। इशू, इसको हम इशू कॉस्ट भी बोल सकते हैं या इसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो निर्गमन लागत क्या होती है? अंश जारी करने की लागत, ऋण पत्र जारी करने की लागत या बैंक से ऋण प्राप्त करने की लागत। आप जानते हैं जब कंपनी अंश जारी करती है तो उसके लिए कंपनी को जो इंटरमीडिएट्स होते हैं यानी कि मध्यस्थ होते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, उनको कुछ कमीशन वगैरह देनी पड़ती है, अंडरराइटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, अभिगोपक कहते हैं उनको हिंदी में, उनको अंडरराइटर कमीशन, अभिगोपक कमीशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन छपवानी पड़ती है। तो इतने सारे जो खर्चे होते हैं कंपनी के सिर्फ अंशों को जारी करने के लिए उनको कहते हैं निर्गमन लागत। ऐसे ऋण पत्र के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, और कंपनी किसी बैंक से लोन ले रही है तो हो सकता है कमीशन देनी पड़ जाए। तो आपने देखा कि कंपनी जब भी पैसा प्राप्त करेगी उसके लिए कंपनी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, जिसको हम कह रहे हैं निर्गमन लागत। निर्गमन लागत और वित्त लागत दोनों अलग अलग है, ये बात याद रखेंगे। वित्त लागत क्या है? वित्त को प्रयोग करने की लागत। वित्त प्राप्त कर लिया आपने और उसके बदले में आपको हर साल जो है उसको जो यूज कर रहे हैं हर साल आप पैसे को, तो उसके लिए आपको ब्याज देनी पड़ती है, वो वित्त लागत है। और निर्गमन लागत क्या? अंश जारी करते समय या ऋण पत्र जारी करते समय, बैंक से ऋण प्राप्त करते समय कितना खर्चा आपको करना पड़ रहा है, कितनी लागत आपको वहन करनी पड़ रही है, वह है निर्गमन लागत, यानी कि अंश या ऋण पत्र जारी करने की लागत। बात क्लियर है आपको? तो अगर कंपनी देखे ध्यान से, कंपनी को अगर पिछले साल बहुत लाभ हुआ और कंपनी ने अच्छे से संचित लाभ मेंटेन कर रखा है, संचित लाभ को अच्छे से उसने बना रखा है, तो संचित लाभ का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्यों? संचित लाभ में निर्गमन लागत शून्य होती है। कंपनी के पास खुद का पैसा है, उस पैसे को कंपनी अगर प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, किसी को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो निर्गमन लागत के आधार पर कंपनी संचित लाभ का प्रयोग करे वही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इसमें निर्गमन लागत 0 होती है, शून्य होती है। बात क्लियर? अब देख लेते हैं जोखिम के आधार पर। मैंने आपको बताया था जोखिम पूर्ण पूंजी का स्रोत जो है वो है ऋण पत्र या ऋण पूंजी।
क्योंकि उन पर अगर ब्याज का भुगतान नहीं हुआ या फिर उनकी मूल राशि का भुगतान नहीं हुआ तो वो अदालत जा सकते हैं और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जोखिम के आधार पर ऋण पूंजी का प्रयोग से कंपनी को बचाव करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आगे देखते हैं अगला, वित्त अवधि। कंपनी को देख लेना चाहिए कि कंपनी को जीवन काल के लिए वित्त की आवश्यकता है, जीवन काल के लिए, या फिर सिर्फ लंबे समय के लिए वित्त की आवश्यकता है, यानी कि दीर्घ काल के लिए आवश्यकता है। जीवन काल के लिए हमारे पास आ सकते हैं, मतलब कि कंपनी जारी कर सकती है समतांश अगर कंपनी को जीवन काल के लिए वित्त की आवश्यकता है, और लंबे समय के लिए अगर वित्त की आवश्यकता है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी पूर्वाधिकार अंश को जारी कर सकती है, या फिर कंपनी ऋण पत्रों को जारी कर सकती है, या बैंक से ऋण ले सकती है, या फिर संस्थागत ऋण ले सकती है। बात क्लियर। वित्त की अवधि भी जो है ये है वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करती है। अगला देखते हैं, प्रबंध को मानना। प्रबंध जो है किसकी बात सुनता है, समतांशधारियों की बात सुनता है। जितने ज्यादा समतांशधारी उतना ज्यादा प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि प्रबंध जो है उसमें कोई समस्या ना आए, यानी कि प्रबंध जो है अच्छे तरीके से हो पाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम समतांशधारी होने चाहिए। और सबसे कम से कम समतांशधारी तभी होंगे जब कंपनी जो है समतांशों का निर्गमन कम से कम करे। तो प्रबंध को मानने के आधार पर या प्रबंध में हस्तक्षेप के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि कंपनी जो है समता अंश का प्रयोग ना करे, समता अंश का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। केस स्टडी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी के पास अंशधारी जो है उनकी संख्या बहुत अधिक है जिससे प्रबंध में बड़ी समस्या आती है। इस तरीके से केस स्टडी देगा और कहेगा पहचानिए इसमें कि कौन सा, मतलब कि कौन से घटक आप पहचान सकते हैं जो कि वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करेगा। तो आप बताएंगे प्रबंध को मानना ये प्रभावित कर सकता है। ओके, और इस आधार पे कंपनी को समतांश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, पूंजी बाजार स्थिति। देखिए सारे दिन एक समान नहीं होते, आपने सुना होगा। अगर कभी खराब दिन है तो अच्छे भी आते हैं, तो कंपनी के जीवन में भी ऐसे होते हैं। तो कंपनी के हो सकता है अच्छे दिन चल रहे, और अच्छे दिन चल रहे होंगे तो अच्छा लाभ भी हो रहा होगा कंपनी को, और अच्छा लाभ हो रहा होगा तो सब सोचते होंगे चलो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, अंश खरीद लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाभांश मिलेगा। जब कंपनी को ज़्यादा लाभ होता है तो कंपनी ज़्यादा लाभांश का बंटवारा करती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या सोचती है, मतलब कि ऐसी स्थिति में जो विनियोजक है वो क्या सोचता है, कंपनी के समता अंश में विनियोग करा जाए। हो सकता है कंपनी नुकसान में चल रही है, हानि ही हानि हो रही है। इस स्थिति में अंशधारी सोचते हैं कि उन्हें एक निश्चित प्रतिफल तो मिलना ही चाहिए, और वह कंपनी के ऋण पत्रों में या पूर्वाधिकार अंश में विनियोग करने के बारे में सोचते हैं। तो कंपनी चाहे कितना भी सोच ले मंदी काल में, यानी कि जब उसको ज्यादा लाभ नहीं हो रहे, कितना भी सोच ले कि वो समता अंश से वित्त प्राप्त कर लेगी, लेकिन उसको समता अंश से वित्त नहीं मिलने वाला। इसलिए कंपनी को पूंजी बाजार स्थिति को भी देख लेना चाहिए। क्या कंपनी इस स्थिति में कि पूंजी बाजार से, यानी कि जहां से वित्त मिलता है, क्या वहां से कंपनी वित्त प्राप्त कर सकती है या नहीं कर सकती। और पूंजी बाजार स्थिति व्यवसाय की स्थिति पर निर्भर करती है। व्यवसाय अच्छा लाभ कमा रहा है तो पूंजी बाजार स्थिति में उसके अंशों की मांग ज्यादा होगी। व्यवसाय कम लाभ कमाए तो ऋण पत्रों की मांग ज्यादा हो सकती है। बात क्लियर। तो पूंजी बाजार स्थिति देख लेना चाहिए, यानी कि तेजी काल में समतांश का प्रयोग किया जा सकता है या पूर्वाधिकार अंश का प्रयोग किया जा सकता है, और मंदी काल में कंपनी जो है वो ऋण पत्र या बैंक लोन या फिर संस्थागत ऋण के आधार पर संस्थागत ऋण से ही वित्त प्राप्त कर सकती है। कर दायित्व देख लेते हैं जरा। कर दायित्व मतलब टैक्स, और दायित्व मतलब लायबिलिटी, जिम्मेदारी। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था लास्ट वीडियो में कि कंपनी जब टैक्स पे करती है तो टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को घटा देती है, सारे खर्चों को घटा देती है। ब्याज भी एक खर्चा है, तो जब भी कंपनी को ब्याज का भुगतान करना होता है तो कंपनी क्या करती है, ब्याज को लाभ में से घटा देती है और फिर उसके बाद टैक्स देती है। यानी कि जितना लाभ में से टैक्स को घटाया गया है उतने अमाउंट पर, यानी कि अगर मैं मान लूँ 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, मार्केट चेंज कर देते हैं, 10,000 का अगर प्रॉफिट हुआ था कंपनी को और इसमें से 3,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया गया, तो कंपनी सिर्फ 7,000 पर क्या देगी, टैक्स देगी। 30% 7,000 का अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है, तो आता है 2100 रुपये का टैक्स देना है। वरना कंपनी को क्या करना पड़ता है, 30% के हिसाब से 3,000 देना पड़ता, तो 3,000 पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये मैंने बताया था। तो कंपनी जब ब्याज का भुगतान करती है तो कंपनी को कर में छूट मिल जाती है, ठीक है। तो कर दायित्व के आधार पर कंपनी किसका प्रयोग करे, ऋण पूंजी का प्रयोग करे। ब्याज का भुगतान क्योंकि
लाभ पर एक खर्चा माना जाता है, चार्ज माना जाता है। ओके, समता अंश पर या पूर्वाधिकार अंश पर कितना भी लाभांश कंपनी वितरित कर ले, उस पर उसको लाभांश वितरित करने से पहले टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि पूरा टैक्स दो, फिर चाहे सारा बांटो या फिर इसका बचा कर रख लो, यानी कि संचित लाभ बना लो। तो कंपनी सारा तो बांटती नहीं, ये बात आप जानती हैं। आगे अब है वैधानिक आवश्यकता। वैधानिक आवश्यकता नाम से समझ आ रहा है, विधान मतलब क्या हो गया, विधान मतलब क्या हो गया, कानून। विधान से बना है वैधानिक, तो विधान का मतलब होता है कानून। कानूनी आवश्यकता भी बोल सकते हैं इसको, वैधानिक आवश्यकता को कानूनी आवश्यकता बोल सकते हैं। अभी कानूनी आवश्यकता है क्या, ये देख लेते हैं। आप अकाउंट्स में एक रेशियो पढ़ते होंगे 2:1 इस टाइप का, ये डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, जो ये कहता है कि कंपनी को 2 से ज्यादा यानी कि डबल से ज्यादा डेट नहीं होनी चाहिए, इक्विटी से डबल से ज्यादा, यानी कि अगर 1 लाख रुपए की इक्विटी है तो 2 लाख रुपए के उधार पैसा ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं ले सकती, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा। ये आइडियल रेशियो होता है। अभी डिसाइड कौन करता है कि 2:1 कंपनी का जो है ये आइडियल यानी कि आदर्श अनुपात रहेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, यानी कि ऋण क्षमता अनुपात रहेगा। ये डिसाइड करती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो कंपनी को रेगुलेट करती है, उनको एडमिनिस्ट्रेट करती है, यानी कि उनका संचालन करती है, उन पर प्रशासन करती है, बात आप जानते हैं। और वो एक कानूनी बॉडी है, वो एक कानूनी निकाय है, कानून ने बनाया है उसे। कानून की बनाई हुई चीजें, कानून की बनाए हुए जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं जैसे सेबी, अगर वो कोई नियम बनाती है तो उसे भी क्या बोला जाएगा, उसे भी एक वैधानिक नियम बोला जाएगा और उसका पालन किया जाना चाहिए। तो सेबी ने क्या करा, सेबी ने कंपनी के लिए एक अनुपात बना दिया कि कंपनी जो है जब भी ऋण पूंजी का निर्गमन कर रही है, ऋण पूंजी प्राप्त मतलब कि ऋण प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, तो वो ये देख ले कि उसके ऋण जो है वो समता से दोगुने से ज्यादा तो नहीं जा रहे। अगर दोगुने से ज्यादा चले गए तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। ये कंपनी के ऊपर क्या है, वैधानिक आवश्यकता है, वैधानिक जरूरत है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो ये सारे घटक मैंने एक्सप्लेन कर दी, कोई समझना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तीसरा वित्त निर्णय देख लेते हैं, जिसको तीसरे वित्त निर्णय को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तीसरा जो हमारा वित्तीय निर्णय है वह है लाभांश निर्णय। तो देखते हैं जरा कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं लाभांश निर्णय को। पहला घटक जो कि हमारा लगभग तीनों में है, रोकड़ प्रवाह स्थिति। देखिए, कंपनी के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में आता है, यानी अगर कंपनी एक बार में खर्चा कर कर लाभांश दे भी देती है जो अंशधारी है, तो इससे होगा क्या, इससे कंपनी के भुगतान करने की क्षमता पर फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी के पास फिर पैसा आ जाएगा, कंपनी जो है अपने दायित्व का भुगतान कर सकती है। यानी कि रोकड़ प्रवाह स्थिति अगर मजबूत है तो कंपनी क्या करे, अधिक लाभांश का भुगतान करे। यही याद रखना किसकी बात चल रही है, लाभांश का भुगतान ज्यादा कर सकती है कंपनी अगर रोकड़ प्रवाह स्थिति मजबूत है। अगर आय की दर कंपनी की अधिक है तो कंपनी लाभांश ज्यादा दे सकती है। अगर कंपनी की आय की दर अधिक है, यानी कि कंपनी को लाभ ज्यादा होता है, तो कंपनी लाभांश भी ज्यादा दे सकती है। और देखते हैं, अगर स्थिर लाभांश नीति, अगर कंपनी ने नीति बना रखी है कि स्थिर लाभांश देगी कंपनी अपने अंशधारी को, तो लाभ में थोड़ा सा अगर अंतर भी आ जाता है तो एडजस्ट करके कंपनी को क्या करना चाहिए, उतना ही लाभांश दे देना चाहिए जितना उसने निर्धारित कर रखा है। यानी कि स्टेबल रहना चाहिए लाभांश जो है, वो ना तो बहुत ज्यादा दे ना बहुत कम दे, स्थिरता रखनी चाहिए लाभांश में। ठीक है, अगर कंपनी सोचती है कि भविष्य में विनियोग किया जा सकता है, कहीं पर विनियोग की जरूरत हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, पैसा बचा के रखना पड़ेगा, ताकि संचित लाभ का पैसा संचित लाभ के रूप में बचा कर रखना पड़ेगा, ताकि उस संचित लाभ का प्रयोग विनियोग करने के लिए किया जा सके।
यानी कि मैं आपको क्या बता रहा था, अगर विनियोग की संभावना है, विनियोग की संभावना है, तो कंपनी क्या करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा कर रखे। कर दर, अगर कर दर अधिक है, अगर कर दर अधिक होगी तो लाभांश भुगतान करने से पहले टैक्स देना पड़ेगा, कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ज्यादा लाभांश ना देकर कर बचा सकती है। अब आप सोचेंगे ज्यादा लाभांश देकर कंपनी कर कैसे बचाएगी, कर तो कंपनी को सारे ही उस पर देना पड़ेगा जितना भी लाभ हुआ है कंपनी को। तो कुछ इसके लिए इसका जवाब क्या रहेगा, कुछ स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट चलाती है, अगर उन स्कीम में कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है तो कंपनी को कर दायित्व में कर जो है उसमें रिलीफ मिल जाता है, छूट मिल जाती है, रिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ रिडक्शंस होती हैं, कुछ कमियां मिलती हैं टैक्स में, कर में कमियां मिलती हैं, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कंपनी क्या करे, ज़्यादा लाभांश देगी ना, उन जगह पर विनियोग कर दे जहाँ पर सरकार ने स्कीम चला रखी है और उसको कर दर में छूट मिल जाएगी, कर दायित्व में छूट मिल जाएगी। बात क्लियर, आगे देखते हैं। अंशधारी प्राथमिकता, दो प्रकार के अंशधारी होते हैं, जो एक निश्चित लाभांश के लिए विनियोग करते हैं और दूसरे जो पूंजी लाभ के लिए विनियोग करते हैं। कंपनी को ये जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कंपनी में किस प्रकार के, मतलब कि उनकी अभिलाषाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है अंशधारियों की। तो अगर जो अंशधारी चाहते हैं उन्हें निश्चित लाभ मिले, जैसे कि पूर्वाधिकारी अंशधारी चाहते हैं कि हमें निश्चित लाभांश मिले, तो उनको कम से कम उतना लाभांश तो देना चाहिए। और जो पूंजी लाभ के लिए विनियोग कर रहे हैं, पूंजी लाभ मतलब कि उनके अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी और वो बेचकर अंशों को बेचकर वो लाभ कमा लेंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी को उनकी आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी अभिलाषाओं का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे अंशों की बाजार वैल्यू, अंशों का बाजार मूल्य जो है वो बढ़े और अंशधारियों को पूंजीगत लाभ हो सके। बात क्लियर, आगे देखते हैं। पूंजी बाजार तक पहुंच, पूंजी बाजार तक पहुंच, पूंजी बाजार यानी कि जहां से पैसा मिलता है। अगर कंपनी जो है अंशों को जारी कर आसानी से वित्त प्राप्त कर सकती है, यानी कि अंशों को जारी करा, ऋण पत्रों को जारी करा, उसकी जल्दी से जो है पूंजी बाजार में कोई भी प्रपत्र होता है वो खरीद लिया जाता है। प्रपत्र मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका शेयर सर्टिफिकेट वगैरह सब खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी, ज्यादा लाभांश का भुगतान कर सकती है। बात समझ आ रही है, यहाँ आपने देखा कि किस कब स्टेबल करेगी, स्थिर कब करेगी और कब लाभांश जो है उसको कम रखकर भी कंपनी काम चला सकती है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पूंजी बाजार तक पहुंच अगर कंपनी की, यानी कि कंपनी के पास अगर पैसा नहीं हुआ तो वो नए अंश जारी कर देगी, नया ऋण पत्र जारी कर देगी और पैसा प्राप्त कर लेगी। ऐसी स्थिति में कंपनी जो है ज्यादा लाभांश का भुगतान कर सकती है। बाजार प्रतिक्रिया, पूंजी बाजार प्रतिक्रिया, ऐसे पूंजी बाजार प्रतिक्रिया बोलेंगे। देखो जब कंपनी ज्यादा लाभांश का वितरण करती है तो पूंजी बाजार में जो है उन अंशों की मांग बढ़ जाती है। अंशों की मांग बढ़ाने के लिए तो कंपनी इतने सारे निर्णय ले रही है, वित्तीय प्रबंध जो है इतने सारे निर्णय ले रहा है। तो वित्तीय प्रबंध जो है पूंजी बाजार में अंशों के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए इतने सारे निर्णय ले रहा है। अगर लाभांश का भुगतान ज्यादा नहीं किया जाएगा तो मांग नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी अंशों की तो बाजार मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ से समझ आ गया आपका कि अगर मतलब कि कंपनी जब अंशों का लाभांश का वितरण करे तो कंपनी को पूंजी बाजार से क्या प्रतिक्रिया मिलने वाली है, रिएक्शन क्या मिलने वाला है, इसे भी देख लेना चाहिए। अगला देखते हैं, वैधानिक जिम्मेदारी। एक मिनट, वैधानिक आवश्यकता इसमें भी लिख सकते हैं, ये कानूनी जिम्मेदारी। देखिए ये क्या है, आपको पता होगा अपने 11th क्लास वगैरह में अकाउंटिंग क्वेश्चन करी होंगी, वहाँ पे आपने देखा होगा जब कंपनी लाभ को मतलब कि कोई जो सोल प्रोप्राइटर होता था, जो यानी कि एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो मालिक होता था, वो जब लाभ लेता था तो वो कैपिटल में से कुछ ना कुछ घटा दिया करता था। ऐसा तो करता था, कैपिटल की वैल्यू कम होती जाती थी अगर उसने लाभ निकाला है, अगर उसने ड्राइंग्स करे यानी कि अगर उसने आहरण करे, तो ऐसा हुआ करता था।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है लाभ में हिस्सा लेता है, कोई कंपनी का मतलब कि कोई व्यवसाय का मालिक लाभ में हिस्सा ले रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी पूंजी को कम कर देगा। कंपनी में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कंपनी में लाभांश का बंटवारा करने के लिए ऐसा नहीं है कि पूंजी को घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूंजी, किस पूंजी की बात कर रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि प्रदत्त पूंजी की बात करते हैं, प्रदत्त पूंजी। तो कंपनी कभी भी लाभांश के बंटवारे के लिए पेड अप शेयर कैपिटल का प्रयोग नहीं कर सकती। अगर कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस वाले जो हेड है उसके अंदर प्रॉफिट दिख रहा है तो उसका प्रयोग कंपनी लाभांश बांटने के लिए करेगी, लेकिन शेयर कैपिटल को कम करके लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। दोबारा से बताता हूँ इसको, देखिए दूसरे व्यू से बताता हूँ। कंपनी कैश दे रही है अंशधारियों को, तो क्या होगा, रोकड़ कम होगा, लायबिलिटी साइड में कुछ कम होना चाहिए। कम क्या करती है कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस को कम करती है, यानी कि जो लाभ हो चुका है कंपनी को उसको कम करती है। कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी जो है पेड अप शेयर कैपिटल का यानी कि प्रदत्त पूंजी का प्रयोग नहीं कर सकती, यानी कि प्रदत्त पूंजी में से कुछ भी पैसा नहीं घटा सकती लाभांश का भुगतान करने के लिए। प्रदत्त पूंजी वही पूंजी है जो कि आप बैलेंस शीट में देखते हैं। बात क्लियर, यानी कि जिसके लिए भी, जितने भी जारी किए गए अंश के लिए जितना भी पैसा कंपनी ने मांग लिया है और अंशधारियों ने दे दिया है उसे क्या कहते हैं, प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होंगी। और कौन सा रह गया इसमें, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन यानी कि अनुबंधित संबंध, एक लास्ट है ये, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। अनुबंधित संबंध, देखिए जो कंपनी के मालिक होते हैं और कंपनी के देनदार हैं उनके बीच में एक अनुबंध होता है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अंशधारी जो है यानी कि जो मालिक हैं वो लाभ में हिस्सा बाद में ही लेंगे, यानी कि पहले जो ऋणदाता है ना वो पहले लाभ में हिस्सा लेंगे, यानी कि अपना ब्याज लेंगे, वो लाभ में हिस्सा नहीं लेंगे, अपना ब्याज लेंगे। यानी कि व्यवसाय के मालिक और ऋणदाताओं में एक अनुबंध है कि ऋणदाताओं का भुगतान पहले किया जाएगा और उसके बाद ही उसमें से जो बचा हुआ लाभ है उसमें से हिस्सा मालिक ले सकते हैं। तो ये भी प्रभावित करता है। अगर कंपनी के पास लाभ कम हुआ है और पहले जो है ऐसा नहीं है जितना भी लाभ हो गया उसका जो मालिक है व्यवसाय के बांट लेंगे, व्यवसाय के मालिकों को उनको बांटना नहीं है, पहले क्या करना है, ब्याज का भुगतान करना है और फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। यानी कि अगर लाभ ब्याज के बाद ज़्यादा बच जाता है तो ज़्यादा लाभांश देगी कंपनी, अन्यथा कम देगी। थैंक यू। बाकी जो है हम अपनी रेगुलर क्लासेस में करेंगे। यहाँ तक एंड करते हैं क्लास।